काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मुझे आपको गैस लॉ करवाने हैं सिर्फ। प्रॉब्लम इसके ऊपर जो बेस्ड है, सारे टूल आपको यहाँ पे करवाऊंगा, क्योंकि गैस लॉ जो आप करते हो वो थोड़े थोड़े होते हैं, और जब प्रॉब्लम आती हैं तो आप प्रॉब्लम उसके ऊपर बेस कर नहीं पाते हो। लेकिन यहाँ कंप्लीट टूल सेट जो भी इनके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम होगी वो लेके चलेंगे। फिर असाइनमेंट सॉल्व करोगे तो उसमें कोई दिक्कत आएगी तो एक्स्ट्रा कुछ करने को होगा तो उसमें कर लेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बेटा, सबसे पहले हम इसमें करने लगे हैं आइडियल गैस इक्वेशन। पी वी इक्वल टू एन, आप केमिस्ट्री वाले यूज़ करवाते हैं आपसे। हम म्यू लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि एन हम फिजिक्स में रिजर्व करके बैठे होते हैं क्या के लिए, नंबर डेंसिटी के लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रिसिटी में एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सेमीकंडक्टर में एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्योंकि स्मॉल एन हमने नंबर डेंसिटी के लिए जगह जगह यूज़ किया करना है आगे, तो यहाँ हम एन का के कोई कन्फ्यूज़न ना हो, मैंने उसको म्यू लिख दिया जी। कोई एतराज़ तो नहीं भाई किसी को? आइडियल गैस इक्वेशन ध्यान से देखिएगा, एक नहीं होती। आप एक आइडियल गैस इक्वेशन करते हो, जो पॉसिबिलिटी है 3-4 सारी कर लो, उसके बाद न्यूमेरिकल सामने आएगा तो पता चल जाता है बस ये वाली आइडियल गैस इक्वेशन मुझे यूज़ करनी है। एक से भी आ जाता है, लेकिन बाद में क्यों करते रहे? पहले हमारे आइडिया तो हो कि यार कितनी बन रही है, इतनी बन रही है जी। पहला आ गया पी बी इक्वल टू म्यू आर टी बेटा, सही है, पहली इक्वेशन ये है। लेकिन आप जानते हो म्यू क्या होता है? टोटल मास डिवाइड बाय मोलर मास, स्मॉल एम टोटल मास, कैपिटल एम मोलर मास। और म्यू और क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये भी तो होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बस मुझे यही करना है, एक बार स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम लिखना है, किसको? म्यू को, और दूसरी बार कैपिटल एम अपॉन एन एवोगैड्रोस नंबर लिखना है। याद ये भी रखें कि आर गैस कांस्टेंट, और गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये जूल पर मोल पर केल्विन क्यों आया जी? क्योंकि आर बना आपके पास क्या? पीबी अपॉन म्यू टी। पीबी क्या? जूल। पीबी वर्क डन होता है भाई, पीडीवी वर्क डन। गैसेस वाले केस में जब भी हमें वर्क डन फाइंड आउट करना होगा हम पीडीवी का यूज करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो सीधी सी बात है कि आर आपके पास बना, अगर मैं यहां करूं क्या? पीवी अपॉन म्यू टी, तो क्या बने भाई? यूनिट जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक ही तो लिखा है, जूल पर मोल पर केल्विन। हाँ, अगर आप के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू, तो मैं आपको बता दूं कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यहाँ पे मैंने के लिखा है ना बेटा, वो होता है आर अपॉन एन ए, एवोगैड्रोस नंबर। ये एवोगैड्रोस नंबर का कोई यूनिट होता है क्या? मोल इनवर्स पर मोल। क्योंकि इसकी वैल्यू जो हमारे पास आती है आगे, नंबर ऑफ मोल्स आता है ना बेटा एवोगैड्रोस नंबर, तो कितना पर मोल? 1 मोल में है वो। मोल इनवर्स इसका ऐसा ही यूनिट होता है। तो आर अपॉन एन ए, आर में मोल इनवर्स अगर होगा, मोल इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, जूल पर केल्विन इसका ऐसा ही यूनिट रहेगा। क्या इतना क्लियर हो गया जी? तो के होता है आर अपॉन एन ए, और के की वैल्यू 1.38 एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे तो, और 1.38 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है जी। चलो भाई ऐसा करते हैं, म्यू को पहले स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम लिखते हैं जी। पी बी इक्वल स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू आर इंटू टी। ये जो वॉल्यूम था इसको आगे ले जाएं जी। वॉल्यूम को आगे ले जाओगे तो मास पर इंटू वॉल्यूम क्या बनेगा? डेंसिटी इंटू आर टी अपॉन एक और इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन तुम्हारे पास आ गई, पी इक्वल टू रो आर टी अपॉन एम। ये दूसरी आइडियल गैस इक्वेशन है, पी इज इक्वल टू रो आर टी अपॉन। तो अगर किसी क्वेश्चन में वो डेंसिटी की बात करता है, प्रेशर की बात करता है, तो काय को द्वारे हुए रहना जी, पी वी इक्वल टू म्यू आर टी के, पी इक्वल टू रो आर टी अपॉन एम सीधा यूज कर। तो P इक्वल टू रो आर टी अपॉन, ये दूसरी आइडियल गैस इक्वेशन आ गई आपके पास। चलो तीसरी भी निकाल लेते हैं। अब म्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं एन अपॉन एन ए, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू बेटा 6.023 इंटू 10⁻⁻²।
23 पर मोल। खैर n अपॉन एन ए सब्स्टिट्यूट करूंगा तो पी भी आ गया, म्यू की जगह n अपॉन एन ए इंटू आर इंटू टी। ये बेटा r अपॉन एन ए क्या बन गया, r अपॉन एन ए बन गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। पीवी इज इक्वल टू एन के टी, आपके पास तीसरी आइडियल गैस इक्वेशन आ गई। पीवी इक्वल टू कैप्लन के टी, कैप्लन इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसी क्वेश्चन में आपको दे के बैठा है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होती है 1.38 इंटू 10⁻23। तो यार बेटा, और या पूछे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ, तो इसके द्वारा क्यों होना भाई, जब हमारे पास इक्वेशन है सीधी यूज करो ना। पीवी इक्वल टू एन के टी, और इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, वॉल्यूम को आगे ले जाएं। वॉल्यूम को लेके जाऊंगा तो ये बना टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर इंटू वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल बोलते हैं इसको। इसको लिखते हैं हम स्मॉल एन, इसलिए वहां म्यू लिखा था। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम क्या बोलते हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्मॉल एन के टी। पी इज इक्वल टू स्मॉल एन के टी, इक्वेशन नंबर 4। बस ये 4 इक्वेशन अगर आपको याद है, जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे इन चारों के ऊपर ही आएंगे, इसके बाहर नहीं आएगा कोई। या तो वो नंबर डेंसिटी पूछेगा आपसे, या डेंसिटी की बात करेगा, या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करेगा, या वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर की बात करेगा। यही 4 टाइप के न्यूमेरिकल सारे के सारे होते हैं। तो जब न्यूमेरिकल होगा, जैसा होगा उस टाइप के इक्वेशन का यूज करिए, सीधा सीधा अपने आंसर तक पहुंचो। तो 4 आइडियल गैस इक्वेशन, पीबी इक्वल टू म्यू आर टी पहली, दूसरी पी इक्वल टू रो आर टी अपॉन एन, तीसरी पीवी इक्वल टू कैपिटल एन के टी, चौथी पी इक्वल टू स्मॉल एन के टी। स्मॉल एन क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या हम आगे चल सकते हैं? अगर मैं आगे बढ़ूं तो आगे मेरे पास अब है गैस लॉ। सो पहला आ गया बॉयज लॉ। अब बॉयज लॉ भी आप लोग गलत याद रख के बैठे होते हैं। क्या है बेटा बॉयज लॉ? वो तेरे से पूछ रहा हूं, वो झुटकी बॉयज लॉ। तो बॉयज लॉ भी आपने गलत याद रखा होता है। फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, मास हैज टू बी कांस्टेंट, पीवी म्यू आर टी के बराबर है। पी इनवर्सली पोजीशन तब आएगा जब टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा और मास भी कांस्टेंट होगा। आर तो कांस्टेंट है, पर तुम इसको कैसे भूल सकते हो? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट और साथ में म्यू भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, तब आप बोल सकते हो पी इनवर्सली पोजीशन टू बी, और आप इसी मास को छोड़ जाते हो। तो हम बोलते हैं फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, मास कांस्टेंट होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये सही स्टेटमेंट है। तो फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, ये सही स्टेटमेंट है। पीवी कांस्टेंट आ गया जी। अरे पीवी तो वर्क का यूनिट है, एनर्जी होती है। पीवी इज एक्चुअली एनर्जी ऑफ द गैस। तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब एनर्जी ऑफ द गैस इज कांस्टेंट, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। बॉयज लॉ इज नथिंग बट इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पीवी एनर्जी के यूनिट डायमेंशन बनते हैं इसके। हाँ ये एनर्जी होती है, पीवी रिप्रेजेंट एनर्जी ऑफ द गैस। अगर कोई बोलता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो हम बोलेंगे एनर्जी एट ए इक्वल टू एनर्जी इन कंडीशन ए इक्वल टू एनर्जी इन कंडीशन बी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हो गया। तो अगर किसी गैस का मास कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू म्यू आर टी इक्वल टू कांस्टेंट, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। बॉयज लॉ की एक इक्वेशन बन गई भाई, P1 V1 V2 V2। अरे दूसरी आइडियल गैस इक्वेशन भी तो है क्या, P इक्वल टू रो आर टी अपॉन एम। टी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, तो क्या बन गया, P डायरेक्टली पोजीशन टू रो, या P अपॉन रो इक्वल टू आर टी अपॉन एम इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी तो बॉयज लॉ है। तो बॉयज लॉ सिर्फ पीवी इक्वल टू कांस्टेंट नहीं है। न्यूमेरिकल में आप इसीलिए फंसते हो कि आपको लगता है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट से अब मैं क्या क्या कर लूं। ये भी तो बॉयज लॉ बना, P अपॉन रो इक्वल टू आर टी अपॉन एम। अगर वो डेंसिटी के बारे में पूछता है तो इसके पीछे थोड़ा पड़े रहोगे यार। आप इसका यूज करिए ना, P अपॉन रो इक्वल टू आर टी अपॉन एम इक्वल टू कांस्टेंट। दूसरी आइडियल गैस इक्वेशन। तीसरी
P इज इक्वल टू एन के भी तो भी था नंबर डेंसिटी, के कांस्टेंट टी कांस्टेंट, P अपॉन M इक्वल टू के टी इक्वल टू कांस्टेंट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम तो चेंज हो, नंबर तो नहीं चेंज होगा ना, लेकिन वॉल्यूम तो चेंज हो सकता है ना, और वॉल्यूम चेंज करेगा तो नंबर डेंसिटी चेंज करेगी। P अपॉन एन इक्वल टू के टी इक्वल टू कांस्टेंट, P1 अपॉन N1 इक्वल टू P2 अपॉन N2। भाई ये भी तो बॉयज लॉ है। तो फिलहाल मैं आपको टूल दे रहा हूं, इनसे सारे न्यूमेरिकल निकलेंगे, लेकिन ध्यान ये रखिए कि आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास 4 हैं। पीवी इक्वल टू एंड कैपिटल के टी नहीं मैंने यूज किया, क्यों? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट ही है, वो कैपिटल तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। स्मॉल एन कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम बदलेगा ना तो नंबर डेंसिटी बदलेगी। तो मैंने यहाँ 3 आइडियल गैस इक्वेशन का यूज कर लिया, बॉयज लॉ की भी 3 इक्वेशन आ गई आपके पास। आई बेटा? तो ये तो आ गया आपके न्यूमेरिकल के लिए। और क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? ग्राफ पूछे जाते हैं। और ग्राफ आपको पता होता है बॉयज लॉ के नाम पे क्या पता होता है कि जी P इनवर्स प्रोपोर्शनल टू V, और ग्राफ ऐसा होता है जी। अरे भाई और इक्वेशन भी तो है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, तो वो आप पूछ सकता है कि P और रो के बीच का ग्राफ ड्रॉ करो। P और N के बीच का ग्राफ पूछ सकता है कि प्रेशर और N के बीच का ग्राफ ड्रॉ करो। आइडियल गैस इक्वेशन अगर आप यूज करते हो बॉयज लॉ की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए, इक्वेशन होगी तो ग्राफ भी होंगे ना। तो इक्वेशन है तो हमारे पास ग्राफ भी है, ये रहा ग्राफ बॉयज लॉ। पहला पीवी इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू म्यू आर टी। तो अगर कोई बोले कि पीवी का पी के साथ ग्राफ ड्रॉ करो, तो पीवी तो कांस्टेंट है, पीवी का वी के साथ ग्राफ, पीवी कांस्टेंट है, एनर्जी कांस्टेंट। लेकिन पी आ गया म्यू आर टी इंटू 1/b बेटा, पी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वी, क्योंकि म्यू आर टी तो कांस्टेंट है, पी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वी, हाइपरबोला। पी और 1/b के बीच का ग्राफ, 1/b की पावर 1, p की पावर 1, y इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन। टेन थीटा क्या देगा? टेन थीटा म्यू आर टी की वैल्यू देगा। तो यहां पे एक और क्वेश्चन बनता है कि जी यहां पर 2 ग्राफ हैं, एक का टेम्परेचर T1 है, दूसरे का T2 है, T1 बड़ा का T2 बड़ा, क्यों? टेन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, जिसका टेम्परेचर बड़ा उसका टेन थीटा बड़ा। अगर इसका थीटा छोटा है तो ये टेम्परेचर कम होगा, जिसका थीटा बड़ा हो टेम्परेचर बड़ा होगा। तो यहां आप कंप्लीट नॉलेज है तो, और ये आपका केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा। केमिस्ट्री में निपटाने का काम होता है, कुछ नहीं करते तुम लोग, ना ग्राफ का पता चलता वहां पे, ना क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं। चलो आगे। एक और आइडियल गैस इक्वेशन थी, P इक्वल टू रो आर टी अपॉन एम, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, स्टार ग्राफ के साथ स्ट्रेट लाइन। टेन थीटा क्या बनेगा? Y इक्वल टू mx, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ना, y इक्वल टू m इंटू एक्स, m इज स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो P की पार P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y की जगह P आ गया, इक्वल टू m की जगह RT अपॉन m, और x की जगह रो, स्ट्रेट लाइन टेन थीटा RT अपॉन m। और यहां पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं बनता है, फिर बनता है और क्या कि जी 2 ग्राफ हैं, एक का टेम्परेचर T1 दूसरे का T2, T1 बड़ा के T2 बड़ा, T2 बड़ा क्योंकि टेन थीटा RT अपॉन m है। यह मोलर मास का भी बनता है क्वेश्चन। तो ये भी बनता है कि जी हमारे पास ये है, यहां एक गैस के लिए मोलर मास m1 था, ये दूसरी गैस का ग्राफ है जिसका मोलर मास m2 है। बताओ m1 बड़ा कि m2 बड़ा? m1 बड़ा। तो यहाँ टेन थीटा का आपको पता होगा तो मजे से आप आंसर करिए, जैसा मर्जी कोई क्वेश्चन पूछे। ठीक है जी। P इज इक्वल टू एन के टी, एक और इक्वेशन भाई बॉयज लॉ की, K कांस्टेंट T कांस्टेंट, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ठीक है जी। P अपॉन एन के टी, तो अगर P अपॉन N और P के बीच का ग्राफ, तो P अपॉन N तो कांस्टेंट है, या P और N के बीच का ग्राफ, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, स्ट्रेट लाइन। और टेन थीटा क्या देगा? KT की वैल्यू देगा। T1 T2 के 2 ग्राफ ड्रॉ करोगे और तुमसे पूछेगा बताओ T1 बड़ा कि T2 बड़ा, तुम बोलोगे टेन थीटा KT के बराबर होता है, जिसका T बड़ा उसका
स्लोप भी बड़ा, T2 ग्रेटर देन T1। बॉयज लॉ ही चला हुआ जी अभी। और जब मैं जाऊंगा थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में तो आइसोथर्मल प्रोसेस की सारी इक्वेशन है ये, वहां दोबारा नहीं करेंगे फिर हम। आइसोथर्मल प्रोसेस की सारी इक्वेशन ये है जो हमने कर ली, ग्राफ भी यही है। चले आगे। लो भाई आगे चलते हैं, हमारे पास आ गया चार्ल्स लॉ। कर ली बेटा कि करने को है? चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, यहां भी म्यू कांस्टेंट, एट कांस्टेंट प्रेशर पीवी इक्वल टू म्यू आर टी था भाई, ये कांस्टेंट प्रेशर बोल रहा है। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेंपरेचर। पीवी म्यू आर टी के बराबर था, वी आ गया म्यू आर अपॉन पी इंटू टी। कहता अगर प्रेशर कांस्टेंट है भाई, मास कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, पी कांस्टेंट, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी आना ही है। V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, ये इसकी इक्वेशन आ गई। लेकिन आपके दिमाग में रहता है कि बस एक ही इक्वेशन होती जी, इसी से प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन 4 हैं, उनमें से जो भी इफेक्टिव इक्वेशन निकलती हैं वो निकालने की कोशिश करें। दूसरी आ गई पी आई पी इक्वल टू रो आर टी अपॉन एम ना, पर पी तो कॉन्स्टेंट है, तो रो इंटू टी, एम भी कॉन्स्टेंट, आर भी कॉन्स्टेंट, पी भी कॉन्स्टेंट, तो रो इंटू टी आ गया पी एम अपॉन आर, पर ये तो कॉन्स्टेंट है। रो इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी, ये भी चार्ल्स लॉ की तो इक्वेशन बनी। तो अगर डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच का कोई क्वेश्चन आपको आता है तो वहां से बी अपॉन टी से थोड़ा निकलेगा, फिर मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते रहोगे लंबे तरीके से। जब आपके पास इक्वेशन तो सीधा यूज करिए ना, क्या? रो इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, रो इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी, या ऐसा बोलो रो वन टी वन इक्वल टू रो टू टी टू, ये भी तो चार्ल्स लॉ है। तीसरा पी इक्वल टू एन के टी, एन इंटू टी इज इक्वल टू पी अपॉन के इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी, या ऐसा बोलो एन वन टी वन इक्वल टू एन टू टी टू, ये भी तो चार्ल्स लॉ है। स्मॉल एन इज नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तब तो ग्राफ भी आ गए जी, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, ग्राफ स्ट्रेट लाइन, टेंथ रख किसकी वैल्यू देगा? म्यू आर अपॉन पी। तो दो ग्राफ ड्रॉ कर सकता है यहां पे, बोले जी ये प्रेशर P1 के लिए, P2 के लिए, P1 बड़ा के P2 बड़ा? P1 बड़ा, क्योंकि टेंथ रहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो अगर आपके पास टेंथ रहा है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर लोगे यहाँ पे। नंबर ऑफ मोल्स से बोल सकता है कि जी यहाँ नंबर ऑफ मोल्स म्यू है, म्यू1 है, और यहाँ नंबर ऑफ मोल्स म्यू2 है, म्यू1 बड़ा कि म्यू2 बड़ा? म्यू2 बड़ा, टेंथ रहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। रो इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी, रो और टी के बीच का ग्राफ पूछता है कि जी कांस्टेंट प्रेशर है, डेंसिटी और टी के बीच का ग्राफ बताइए, हाइपरबोला, रो इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी। और रो टी अगर कांस्टेंट आ गया तो रो इंटू टी का टी के साथ निकालना हो, या रो इंटू टी का रो के साथ निकालना हो, कांस्टेंट ही आएगा। यहां एन इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी, और एक और ग्राफ करना हो तो एन इंटू टी का एन के साथ निकालना हो तो बी कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन। आधी अधूरी नॉलेज के साथ जब हम न्यूमेरिकल पे जाते हैं तो नहीं निकलते। नॉलेज अपने कंप्लीट हो किसी टॉपिक के बारे में, फिर न्यूमेरिकल पकड़ो, मतलब ही नहीं है न्यूमेरिकल ना निकले। तो बॉयज लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और यहाँ आ गया हमारे पास चार्ल्स लॉ
कि प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। चलो बेटा आगे। तो 4 आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास थी, और बाकी आगे प्रोसेसेस में जो जो इफेक्टिव इक्वेशन हमें लग रहा है कि हाँ बन सकती है वो हमने सारी बना ली। इक्वेशन होंगी तो ग्राफ भी होंगे, हमने ग्राफ भी ड्रॉ कर लिए। गेलो-सिक्स लॉ, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, मास हर एक में कांस्टेंट है क्योंकि म्यू इन्वॉल्व हो रहा है, वो तो कांस्टेंट करना पड़ेगा तभी आगे वैलिड रहेगा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बेटा पीवी म्यू आर टी के बराबर था, आप जानते हो, तो पी आ जाएगा म्यू आर अपॉन वी इंटू टी। वी कांस्टेंट, म्यू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी आ गया या पी अपॉन टी कांस्टेंट आ गया। ग्राफ क्या आ गया? पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, लेकिन टेंथ थीटा क्या बना? म्यू आर अपॉन वी। तो यहां भी आपके पास पॉसिबिलिटी है कि दो ग्राफ बनाए, फिर बोले जी एक का वॉल्यूम V1 है दूसरे का V2 है। बताओ V1 बड़ा कि V2 बड़ा? V1 बड़ा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है टेंथ थीटा। दूसरी आइडियल गैस इक्वेशन P इक्वल टू रो आर टी अपॉन एम, तो P अपॉन टी आपके पास क्या गया? रो आर अपॉन एम। ठीक, अब वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट, रो तो कांस्टेंट होगा ना, है ना बेटा? तो रो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, यहां से भी वही आया जो यहां से आया था, P अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन हाँ P और T के बीच का ग्राफ हमारे पास क्या आ गया? क्या? एम वाई इक्वल टू एम एक्स, रो आर अपॉन एम भी आ गया, टेन थीटा रो आर अपॉन एम भी आ गया। तो यहाँ क्वेश्चन बढ़ गए ग्राफ के, बाकी इक्वेशन तो नहीं बढ़ी गई, लेकिन ग्राफ का क्वेश्चन बढ़ गया। क्या? वो आपको ये बोल सकता है कि यह मास, मोलो मास m1 है गैस का, दूसरी का m2 है। बताओ m1 बड़ा क्या m2 बड़ा? m1 बड़ा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा, जिस थीटा छोटा होगा। तो इसी तरीके से रो की बात करता है, बोले यहाँ डेंसिटी रो 1 है, यहाँ रो 2 है, तो रो 1 बड़ा कि रो 2 बड़ा? तो आप बेशक इक्वेशन हमारी सेम रही टेन थीटा, लेकिन ये भी होता है, ये भी याद रखें। यहाँ से भी आ जाएगा वैसे, इसको स्मॉल m अपॉन कैपिटल M लिखें, मास पर यूनिट वॉल्यूम रो बन जाएगा, रो आर अपॉन एम बन जाएगा, टेन थीटा। तीसरा फिर हमारे पास आ गया P इज इक्वल टू एन के टी, पी अपॉन टी कॉन्स्टेंट। सेम बन रही है इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन का ज्यादा रोल नहीं है, पर हाँ P अपॉन टी यहाँ पे क्या आ गया? एन के बराबर। ये ऐसा बोलो कि P डायरेक्ट की पोजिशन टी का मतलब टेन थीटा क्या आ गया? एन के, तो टेन थीटा एन के भी होता है। मतलब यहाँ पर एक और ग्राफ के लिए क्वेश्चन बन गया कि जी नंबर डेंसिटी यहाँ पर n1 है या n2 है, बताओ n1 बड़ा कि n2 बड़ा? जिसका थीटा बड़ा उसका n बड़ा। तो ग्राफ के क्वेश्चन बढ़ गए, इक्वेशन ज़्यादा नहीं आई। वो यहाँ से भी आ सकती थी, इसको n अपॉन n लिखोगे तब भी आ जाएगा म्यू को। तो अब हमारे ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी टूल हमारे पास है, और अगर न्यूमेरिकल दूसरे टाइप के हो तो भी हमारे पास 4 आइडियल गैस इक्वेशन है। डिफरेंट लॉ में वो कई जगह 3 रहेगी, कई जगह 2, कई जगह 1 ही बची, लेकिन ये सारी अगर आपके पास हैं तो सीधा का सीधा उस इक्वेशन का यूज़ करिए न्यूमेरिकल जिसके बारे में पूछा गया हो। हो गया जी? प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, किसी एनक्लोजर के अंदर गैस है तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर सकती है। डेरिवेशन +1 में थी आपको, और वो अच्छी खासी लंबी डेरिवेशन थी, और
अगर याद करवाऊं तो कुछ ऐसा किया था हमने कि हमने किया था यार सारे मॉलिक्यूल एब्सेंट मान लो, बस एक मॉलिक्यूल है, इट इज़ मूविंग। और वो बहुत ही बेकार सी एजम्पशन थी, कैसे मान लें भाई सारे एब्सेंट जब सारे वहीं पे पड़े हैं तो। पर हमने ऐसे ही किया था कि मान लो एक ही मॉलिक्यूल है, 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है, उसके वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट आपके पास आ गए, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। जाके टकराया फेस पे, सामने वाले फेस पे, तो फोर्स चेंज मोमेंटम निकाले था, मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, रेट चेंज मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, फोर्स आ गई थी। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट प्रेशर आ गया। फिर बोला यार प्रेशर एक्स पे थोड़ा लगाएगा, ये तो वाई पे भी लगाएगा, जेड पे भी लगाएगा। फिर बोला क्या पी एक्स जितना होगा उतना ही पी वाई होगा, उतना ही पी जेड होगा, लेकिन डायमेंशन अलग थे। बोले चलो यार एवरेज निकाल लो। ऐसा थोड़ा होगा कि गैस एक एनक्लोजर के अंदर है और वो एक्स में अलग प्रेशर लगा रही है, वाई में अलग लगा रही है, ऐसा थोड़ा होता है। तो पी एक्स पी वाई पी जेड निकालने के बाद उसमें अलग आया था। फिर हमने क्या किया, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड डिवाइड बाई 3, और हमारा आंसर आ गया था पी इज इक्वल टू 1/3 डिवाइड बाई 3। जब किया ना 1/3 रो इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज, कंटेनर के अंदर जो है 1/3 रो क्या बेटा, डेंसिटी ऑफ द गैस, इंटू वी आर एम एस क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इंटू वी आर एम एस क्या, रो क्या बनेगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास कौन सा है, टोटल मास, ये आ गया वी, और ये वी आर एम एस का होल स्क्वायर, यही है 1/3 एम इंटू वी। ये वी यहां ले जाइए, क्या बना, पी वी इक्वल टू 1/3 था ना बेटा, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, क्या बना 2/3 इंटू 1/2 वी एम इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। अरे ये तो काइनेटिक एनर्जी आ गई भाई, हाफ एम टोटल मास इंटू वी आर एम एस का होल स्क्वायर। मतलब पीवी आपके पास कितना आ गया, 2/3 के इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, पूरी गैस की काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि स्मॉल एम क्या था, टोटल मास ऑफ द गैस। तो पीवी 2/3 के बराबर आ गया। ऐसा बोलो के आ गया 3/2 पीवी, पर पीवी तो म्यू आर टी होता है, 3/2 म्यू आर टी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस आपके पास आ गई 3/2 म्यू आर टी। किस गैस की, आइडियल गैस की। ये आइडियल गैस के लिए जी। और आइडियल गैसेस कौन सी हैं, किन को आइडियल गैसेस मान के चलते हैं हम लोग, फिलहाल मोनोएटॉमिक गैसेस को, चाहे हीलियम आ गया, चाहे नियोन आ गया, आर्गन आ गया ना बेटा, ये जो मोनोएटॉमिक गैसेस हैं। तो मोनोएटॉमिक के लिए यह फॉर्मूला है, और तुम केमिस्ट्री में शायद एक ही फॉर्मूला याद करके बैठे होते हो, बस यही होती है ना, क्या डायटोमिक के लिए अलग से किया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वहां पे। चलिए K इक्वल टू 3/2 म्यू आर टी, ये फॉर्मूला सिर्फ मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए, आइडियल गैस का मतलब मोनोएटॉमिक गैस के लिए। और एक चीज बता दूं कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे कोई गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है। लो क्या, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, क्योंकि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, गैस जो है उसकी कुछ एक एग्जम्पशन है, उसमें फॉल्ट आने लगता है, फिर कोई भी गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करती। तो गैसेस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करती हैं, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। मोनोटॉमिक का फॉर्मूला है जी K इक्वल टू 3/2 म्यू आर टी। तो डाई और ट्राई का क्या आएगा, आगे पढ़ेंगे। तो अगर म्यू 1 मोल है तो काइनेटिक एनर्जी 1 मोल की क्या आएगी, 3/2 आर टी, किसके लिए, लेकिन मोनोटॉमिक गैस के लिए। काइनेटिक एनर्जी 3/2 आर टी के बराबर 1 मोल के लिए, और म्यू मोल के लिए 3/2 म्यू आर टी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल कोई पूछे तो बेटा 1 मोल में मोलर मास कितना होता है, कैप्लम। 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी इतनी है अगर, तो 1 मोल में कैप्लम उसका मोलर मास होता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो एवोगैड्रो नंबर की Na की काइनेटिक एनर्जी क्या थी, ये 1 मॉलिक्यूल की कितनी आएगी, डिवाइड बाय Na बेटा। ऐसे लगाएंगे ना यूनिटरी मेथड कि Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ये थी, 1 मॉलिक्यूल की क्या आएगी, 1 मॉलिक्यूल की आएगी 3/2 R अपॉन Na इंटू टी। लेकिन R अपॉन Na तो क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, 3/2 kT। कोई एक मॉलिक्यूल की एनर्जी अगर आपसे पूछा है, मोनोएटॉमिक बार बार बोल रहा हूं, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT, 1 मोल की 3/2 RT, म्यू मोल्स की 3/2 म्यू RT।
क्या हम आगे चल सकते हैं जी? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर ड्यू टू नंबर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ये जरूरी है, रिएक्ट करके फिर तो कुछ और ही बन जाएगा। नॉन रिएक्टिंग गैसेस इनसाइड अ कंटेनर इज इक्वल टू sum of partial pressure due to all individual individual gases, all individual gases। पार्शियल प्रेशर से क्या समझा? मतलब कैसे निकालेगा? पार्शियल प्रेशर कैसे निकालो किसी गैस का? एक वेसल में आपके पास 3 गैसेस हैं और आपसे पूछा गया टोटल प्रेशर निकालो। सम ऑफ पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे, वही तो बोल रहा हूं। चलो ठीक है, ये भी सही है, लेकिन पार्शियल प्रेशर का मतलब समझ लो। मतलब ये है, ये तो तुमने फॉर्मूले को रट्टा मार लिया, अच्छी बात है, न्यूमेरिकल निकल आएंगे। पार्शियल प्रेशर का मतलब समझ रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, तीनों गैसेस को निकाल दो बाहर, बारी बारी से एक गैस डालो, सारा वॉल्यूम एक ही गैस को दे दो, जैसे और कोई प्रेजेंट ही नहीं। पार्शियल का मतलब और कोई प्रेजेंट नहीं है, बस वो है, सारा वॉल्यूम उसी को दे दिया। फिर निकालो उसका प्रेशर कितना होगा, पीवी इक्वल टू म्यू आर टी लगाना, उसका प्रेशर निकालो। अब पहले वाली गैस को निकाल के बाहर फेंक दो, दूसरी वाली अंदर डालो, सारा वॉल्यूम उसी को दे दो। ये एज्यूम करना कि बाकी है ही नहीं है। 10 गैसेस भी हैं तो एक एक करके उसमें डालो, बाकी एज्यूम करो कि बाकी है ही नहीं है, सारा वॉल्यूम उसी को दे दो, फिर निकालो प्रेशर, वो उसका पार्शियल प्रेशर है। ठीक है जी। तो अगर आप बाकियों को एब्सेंट मान के एक ही गैस को सारा वॉल्यूम दे दोगे और पीवी इक्वल टू म्यू आर टी, ये इक्वेशन आप लगा दोगे, उससे जो प्रेशर निकलेगा वो उस गैस का पार्शियल प्रेशर होगा। तो उनको आप ऐड करिए, वो आ जाएगा आपके पास टोटल प्रेशर। ठीक है बेटा? ठीक है जी। स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, 3 टाइप की स्पीड होती है गैस मॉलिक्यूल की। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड बेटा, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अगर मान लो आपको दिया है कि जी गैस मॉलिक्यूल थे एक कंटेनर में 4 या 5 ही थे, वैसे तो मिलियंस होते हैं, पर बोल देता है आपको कि जी 5 गैस मॉलिक्यूल हैं और पहले की स्पीड v1 थी, दूसरे की v2 है, तीसरे की v3, v4, v5 है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालो। तो बेटा रूट मीन स्क्वायर एवरेज का मतलब होता है स्क्वायर करो डिवाइड बाय n और उसका रूट निकालो, ये रूट मीन स्क्वायर एवरेज का फॉर्मूला होता है। 5 वेलोसिटी आपके पास थी, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस v4 स्क्वायर प्लस v5 स्क्वायर अपॉन 5, उसका रूट निकालो, आ गया VRMS। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने किया था, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस क्या था, 1/3 रो इंटू VRMS का होल स्क्वायर। तो इससे भी तो निकल आएगा, बिल्कुल इससे भी निकलेगा जी। ये देखिए P इक्वल टू 1/3 रो मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू VRMS का होल स्क्वायर, यही था ना जी, यही था जी। ये आ गया था PV, 3PV है ना, 3PV अपॉन M इक्वल टू VRMS का होल स्क्वायर। PV क्या हो गया, RT, 3RT अपॉन M, 3RT अपॉन M, ये बना बेटा। तो यही तो लिखा हमने, 3RT अपॉन M, 1 मोल। PV इक्वल टू RT कब होगा, 1 मोल के लिए, और 1 मोल का मोलर मास क्या आ जाएगा, कैपिटल M। मेरी बात समझ रहे हो ना बेटा? तो स्मॉल m की जगह क्योंकि 1 मोल हमने यूज किया है, कैपिटल M लिखोगे यहाँ पे, 1 मोल का मोलर मास कैपिटल M हो जाएगा। 3RT अपॉन कैपिटल M क्या है, मोलर मास। ठीक है बेटा, 3RT अपॉन M। ये मोलर मास कितना होता है, मोलर मास बच्चों,
एक मोल का मास एक मॉलिक्यूल का मास इंटू एवोगाड्रोस नंबर, m1 एक मॉलिक्यूल का मास इंटू एवोगाड्रोस नंबर बन गया जी मोलर मास। तो मोलर मास को आप लिख सकते हो m1 मैंने क्या माना, एक मॉलिक्यूल का मास m1 माना बेटा, इंटू Na, R अपॉन Na क्या बन गया K, तब तो ये भी बन गया 3kT अपॉन m1, 3RT अपॉन कैप्लैम, कैप्लैम मोलर मास है, या 3kT अपॉन m1, m1 मॉलिक्यूल का मास है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कौन m1। तो VRMS के वो फॉर्मूले आपके पास आ गए, 3 कैपिटल RT अपॉन कैप्लैम, कैप्लैम मोलर मास है, लेकिन अगर आपको एक मॉलिक्यूल का मास दिया तो 3kT अपॉन m1 भी है। तो अब ये डिपेंड करेगा कि आपको गिवन क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास गिवन है तो 3kT अपॉन m1 से निकाल लो, एक मोलर मास अगर आपको गिवन है तो 3RT अपॉन कैप्लैम से निकाल लो। एवरेज निकालने के कई तरीके, ये एक और है हमारे पास एवरेज स्पीड, सिंपल अलजेब्रिक मीन v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn डिवाइड बाय n, एवरेज ऐसे भी निकलती है। और इसका फॉर्मूला हमारे पास आता है, ड्राइव नहीं कर रहे हैं हम लोग, सीधा लिख रहे हैं 8RT अपॉन पाई m अंडर रूट, कैप्लैम को अगर m1 इंटू Na लिखोगे तो 8kT अपॉन पाई m1 भी लिख सकते हो। तो एवरेज स्पीड मतलब अलजेब्रिक मीन v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड vn डिवाइड बाय n, और लास्ट में हमारे पास आ गया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब होता है स्पीड पोजेस्ड बाय मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास जो स्पीड है, मेजॉरिटी नंबर के पास जो स्पीड है। अभी मैक्सवेल ने कैलकुलेशन की थी जी, और इसके लिए फॉर्मूला क्या है 2RT अपॉन कैप्लैम या 2kT अपॉन m1 अंडर रूट। रिलेशन आपस में रिश्तेदारी क्या है, V एवरेज 0.92 VRMS और V मोस्ट प्रोबेबल 0.816 VRMS के बराबर। ये भाई थ्योरेटिकल लेक्चर हो गया आपके लिए कि जिसमें न्यूमेरिकल तो हमने नहीं किए, लेकिन जैसे जैसे आपको असाइनमेंट मिलेगी टूल सारे आपको बता दिए इसमें कि जिनसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। आगे चलो। चलो बच्चों आगे, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। For a given temperature, energy associated with 1 mole of gas for each degree of freedom is half RT। पहले मुझे मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना पड़ेगा, फिलहाल लिख लो इसको, मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता हूं। फॉर अ गिवन टेम्परेचर, एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ गैस फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ RT। एक मोल के पास हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ RT एनर्जी होगी। और एक मोल की जगह मैं अगर एक मॉलिक्यूल की बात करूं तो ये हाफ KT बन जाता है। मतलब ये बोलता है यू से एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, हाफ RT एक मोल के पास है ना, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, एक मोल के पास हाफ RT एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। अगर F डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी के पास है, आ रहा हूं थोड़ी देर में डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर, F डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आपके पास है तो F इंटू हाफ RT। एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी होती है एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, हाफ KT। Na से डिवाइड ही करना है एक मॉलिक्यूल के लिए, और क्या करना है, R अपॉन Na K बन जाएगा।
एक मॉलिक्यूल के पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी कितनी, हाफ के टी। एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एफ इंटू हाफ के टी। यही 1 मोल के लिए इतना था, तो अगर कोई बोले म्यू मोल्स के लिए कितना होगा, तो एफ इंटू म्यू इंटू हाफ आर टी फॉर म्यू मोल्स ऑफ गैस। एक मोल ऑफ गैस के पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी एनर्जी होती है, हाफ आर टी। तो अगर किसी की एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो एफ इंटू हाफ आर टी। सीवी हम पहले भी कर चुके हैं, स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट वॉल्यूम, पूरी थर्मोडायनेमिक्स में कोई परेशान नहीं होना है कहीं भी कि जैसा मर्जी प्रोसेस हो। ये नहीं देखना कि आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, आइसोथर्मल है। सीवी हमेशा डी वो अपॉन डी टी होता है। सीवी हमेशा डी वो अपॉन डी टी, और यू क्या है, यू ये है। थोड़ी देर में आ रहा हूँ, कैलकुलेशन पे भी आऊँगा, सीवी कैलकुलेशन भी करवाऊँगा। एनर्जी अगर आपकी निकल आई तो स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट, मोलर स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट वॉल्यूम हमेशा डी वो अपॉन डी टी के बराबर आएगी। हो गया जी बच्चों। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे थे, क्योंकि अभी एफ आया था डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि जैसे हम अपनी बात करें, किसी पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने तरीके से हम मूव कर सकते हैं। अगर मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही मूव कर रहा हूँ तो मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। मैं वाई एक्सिस के लॉन्ग ही मूव कर रहा हूँ तब भी 1 है, जेड एक्सिस के लॉन्ग ही मूव कर रहा हूँ तब भी 1 है, कहीं और मैं जा नहीं सकता। अगर मैं फर्श पे चल रहा हूँ, सपोज मैं हाइट की तरफ नहीं जा रहा हूँ, एक्स और वाई मेरे चेंज हो रहे हैं 2 कोऑर्डिनेट, तो मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। और अगर मैं स्पेस पे चल रहा हूँ तो मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। मतलब नेसेसरी कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी, वो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। लेकिन मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ वेज बाय विच अ मॉलिक्यूल कैन एक्वायर एनर्जी, कितने तरीके से वो एनर्जी एक्वायर कर सकता है। ठीक है जी। तो अगर सिंगल कोई मोनोटॉमिक गैस है, अकेला एटम है, तो अकेला एटम बेटा एक्स के लॉन्ग एनर्जी एक्वायर कर सकता है, वाई के लॉन्ग कर सकता है, जेड के लॉन्ग, 3 तरीके हैं उसके पास एनर्जी एक्वायर करने के। तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 3 हो गई। ठीक है। और ट्रांसलेशन डिग्री, ट्रांसलेशन एनर्जी होगी सिर्फ, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर 2 मॉलिक्यूल होंगे ना, एक्स वाई जेड, 3 तो हो ही गए। लेकिन अब वो रोटेट भी तो कर सकता है। अकेला मॉलिक्यूल बेचारा क्या रोटेट करेगा, मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा है। एक्सेस लेंगे भी तो 2/5 m/2, आर बहुत छोटा है, एंगस्ट्रॉम में उसका है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इग्नोर मारेंगे और रोटेशन काइनेटिक एनर्जी भी इग्नोर कर दी, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे। अब 2 मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस कुछ है, ठीक, इस एक्सिस के अबाउट, ये वाला एक्सिस, ये इस एक्सिस के अबाउट तो 0, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी 0। क्यों, क्योंकि इस स्फीयर का भी 2/5 m/2 बहुत छोटा होगा, इसका भी बहुत छोटा होगा। चलो छोड़ दिया हमने। लेकिन बेटा इस एक्सिस के अबाउट तो लेंगे ना, मॉलिक्यूल ऐसे घूम सकता है, ठीक, और इस एक्सिस के अबाउट भी तो लेंगे, ये z और ये मान लो y, ऐसे भी घूम सकता है मॉलिक्यूल, ऐसे घूम सकता है। 2 रोटेशन काइनेटिक एनर्जी के तरीके आ गए उसके पास, 5 हो गई डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशन की। तो हमारे पास ये तरीके हैं जी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करने के, और हमारे पास फॉर्मूला भी है। वो फॉर्मूला है F = 3a - r। डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या, 3a - r। a नंबर ऑफ एटम्स, r नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस। अब ये क्या मतलब हुआ, जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करने लगे हैं, मोनोटॉमिक गैस, नंबर ऑफ एटम 1, रिलेशन, अरे अकेले आदमी का इसलिए अकेला है कि उसका कोई रिश्तेदार है नहीं है, तभी तो अकेला बोल रहे हैं मोनोटॉमिक। तो उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट रिलेशन नहीं है, 0 डालो यहाँ पे, r 0 और a को 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई, 3।
डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 3 आ गई तो एनर्जी क्या बोला था हमने, F इंटू हाफ के टी। एक मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या थी, F इंटू हाफ के टी 3/2 के टी। और एक मोल की F इंटू हाफ आर टी 3/2 आर टी। कोई बोले यार CV क्या होगा, मैंने बोला पूरी थर्मोडायनेमिक्स में मजे से यूज करो, du अपॉन dt। du अपॉन dt बोलो कितना आया, 3/2 आर। मोनोएटॉमिक गैस का CV हमेशा 3/2 आर। CP माइनस CBr होता है, CP आ जाएगा CV प्लस आर, 3/2 आर प्लस आर 5/2 आर। गामा क्या होता है, CP अपॉन CP की रेशियो गामा बोलते हैं 5/3, 1.66 फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस। और सुन लें, जब भी वो न्यूमेरिकल में आपको गैस का नाम गिनाएगा कि जी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ट्राइटॉमिक है, ठीक है, तो यहीं से उठाने सारे फॉर्मूले। मतलब जैसे आप वहाँ करते हो ना सिर्फ के जी 3/2 के टी एनर्जी आएगी, वो नहीं आती सबकी, 3/2 आर टी नहीं आती सबकी। यहाँ F इंटू हाफ आर टी, एक मोल की हाफ आर टी है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता होनी चाहिए उसकी क्या है, F इंटू हाफ आर टी, वो फॉर्मूला बनेगा। CB भी सबका अलग, CP भी सबका अलग, इसी टेबल से उठाना है आपको। ये टेबल इंपॉर्टेंट है। जैसे वो गैस का नाम देगा वो आपको हिंट दे रहा है कि बेटा वहाँ जा टेबल पे और वहाँ से वैल्यू उठा। ना वो CP देगा ना वो CB देगा, फॉर्मूले में कहीं अगर रिक्वायरमेंट है नहीं देगा, ना गामा देगा, तो आपको यहां से उठाना होगा वो और वहां पे यूज करना होगा। डाइटॉमिक गैस, 2 मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन, इनके बीच का रिलेशन क्या है, एक डिस्टेंस जो बीच में है, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस अगर पता होगा हमें तो हम कॉन्फ़िगरेशन इसकी बना सकते हैं मॉलिक्यूल की। चलो ठीक है जी, नंबर ऑफ R1 आ गया, A2 आ गया, 3 to 6 -1, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 5 आ गई। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी 5/2 के टी, एक मोल की 5/2 आर टी, CB 5/2 आर, CP 5/2 आर प्लस आर 7/2 आर, गामा CP अपॉन CB 1.4। तो अगर वो बोलेगा जी कि हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, वो एक मोल की एनर्जी निकालो, तो बेटा वो 3/2 आर टी नहीं आएगी, वो 5/2 आर टी आएगी, क्योंकि वो डायटोमिक गैस है। ट्राई एटॉमिक गैस 2 टाइप की हो सकती है बच्चों, ऐसा भी हो सकता है, और इसमें इंडिपेंडेंट रिलेशन क्या आएंगे, 1 2 3, तीनों डिस्टेंस पता होना चाहिए, तब मैं कॉन्फ़िगरेशन बना सकता हूं इसकी। लीनियर भी तो हो सकता है मॉलिक्यूल, जैसे CO2 होता है ना, CO2 ऐसे ही तो होता है। अब इसमें 1 और 2, 2 ही पता होना चाहिए, तीसरे का पता चल जाएगा अगर 2 पता है तो इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन 3 होंगे और इसमें सिर्फ 2 होंगे। A3 आ गया बेटा, 3 3 9 -3 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल 6/2 के टी, एक मोल 6/2 आर टी, CB 3 आर, CP 4 आर, गामा 1.33। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड जैसा लीनियर मॉलिक्यूल है तो 3 3 9 -2 7 आ गई डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक मॉलिक्यूल की एनर्जी 7/2 के टी, एक मोल की 7/2 आर टी, CB du अपॉन dt 7/2 आर, CP 7/2 आर प्लस आर 9/2 आर, गामा CP अपॉन CB 9/7 1.28। तो जैसे ही वो गैस का नाम देगा आपको किसी क्वेश्चन में, इनडायरेक्टली आपको वो हिंट दे रहा है कि भाई फॉर्मूला वहां से उठा और उस फॉर्मूले के हिसाब से आंसर कर। हो गया जी। अब आपने करने हैं क्वेश्चन बहुत सारे इसके, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के बाद आएंगे वो, लेकिन उसमें भी हेल्प मिलेगी काइनेटिक थ्योरी गैसेस के हमें, है ना बेटा।